हिमाचल सरकार ने शिक्षा मंत्री माननीय श्री रोहित ठाकुर जी, हिमाचल सरकार ने तकनीकी शिक्षा मंत्री माननीय श्री राजेश धर्मानी जी, हमारे बोरो क्षेत्र के विधायक माननीय श्री सुरेश कुमार जी, हमारे सुजानपुर के विधायक माननीय श्री कैप्टन रंजीत राणा जी, हमारे कुटलैंड के विधायक माननीय श्री विवेक शर्मा जी, हमारे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया जी, रामचंद्र पठानिया जी, पूर्व में सीपीएस अनीता वर्मा जी, पूर्व में सीपीएस सोहनलाल ठाकुर जी, पूर्व में विधायक मनजीत सिंह डोगरा जी, पूर्व में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष डडवालिया जी, पुष्पिंदर वर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे सुमन भारती जी, राजीव राणा जी, पूर्व अध्यक्ष नरेश ठाकुर जी, सभी कर्नल अग्रवाल जी, पूर्व में चेयरमैन, सभी सम्मानित हमारे अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 20 माह पहले हिमाचल में जब हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जैसे ही हमने शिक्षा के मामले में माननीय मंत्री जी रोहित ठाकुर जी को दिशा निर्देश दिए और जब पहली प्रेजेंटेशन हमें प्रस्तुत की गई, उस पहली प्रेजेंटेशन में हमें जाकर ये पता लगा कि हम गुणात्मक शिक्षा के अध्ययन के तौर पर 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। 18वें स्थान पर गुणात्मक शिक्षा में, और इसमें ताली बजाने की कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। जो लोग ताली बजा रहे हैं, किस तरह से हमारी शिक्षा का स्तर गिरा, और हमारी सरकार की पहली प्रेजेंटेशन में जब रोहित ठाकुर जी मंत्री बने, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दिया कि ये शिक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की है। 5वीं का बच्चा दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता। उसी दिन हमने थाना, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आया हूं, और उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुआ करती थी, बच्चों की बेसिक एजुकेशन पर जोर दिया जाता था, और उस समय तो हमें सिर्फ टाट पर बैठकर 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा हुआ करता था। मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की कि क्या कारण है कि हमारे शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। हमने उन कारणों को पहचाना। रात रात बैठकर मैं, शिक्षा मंत्री जी और अधिकारी बैठकें करते रहे, और आपने देखा 20 महीने में हमने कुछ फैसले किए। अगर हमने अपने बच्चों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाली शिक्षा देनी है, तो हमें फैसले करने पड़ेंगे, और प्रत्येक शिक्षक को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। हम आप सब लोगों के सहयोग से शिक्षा के स्तर को हाई क्वालिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमने इस दिशा से कार्य करना शुरू किया। पहचान की गई। जब पहचान की बारी आई तो कहा कि पिछली सरकार ने 400 के करीब स्कूल, जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हाई,
सेकेंडरी और खोल दिए। और खोलने का तरीका क्या किया कि जो दूसरे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे, वहां से एक टीचर को बदलकर वहां लगा दिया। जहां अच्छी पढ़ाई होती थी वहां भी उस पढ़ाई में थोड़ी कमी नजर आ गई। और हमने फैसला किया कि हम इन 4 स्कूलों को तब तक नहीं, 400 स्कूलों को तब तक नहीं खोलेंगे जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ चुनावों के वक्त उसको खोल दिया गया, ना शिक्षकों की भर्ती की गई, ना ही उसकी क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया गया। हमने उन 400 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। और ये कोई एक बार का फैसला नहीं था, बार बार बैठकर प्रेजेंटेशन ली जाती थी। शिक्षा मंत्री जी जानते हैं, 11-11 बजे तक शिक्षा मंत्री जी और हम बैठकर प्रेजेंटेशन लेते थे। और उसके बाद हमने फैसला किया कि हमें क्वालिटी को सबसे पहले सुधारना है। 3 बिंदुओं की हमने पहचान की। पहला बिंदु, शिक्षा के स्तर पर हमें गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाए। दूसरा, जो टीचर है, जो टीचर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट होकर आते हैं, जिन्हें कम से कम 20, 25, 10 सालों का अनुभव है, उन्हें भविष्य की चुनौतियों को कैसे सामना करना है, उनका एक्सपोजर टूर होना चाहिए। और उस एक्सपोजर टूर के तहत पहले बैच के तौर पर हमारे 217 अध्यापकों को सिंगापुर में भेजा गया। तीसरा, मैं देख रहा हूं काफी पुराने के हमारे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। आज जब मैं स्कूल में, कल मैं देहरा में गया, नदौल में गया, स्कूल के अंदर गया, प्यारी प्यारी बेटियां बैठी हुई थी। जब मैं अंदर गया तो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी कि उन बच्चों का मन और उस टीचर का कैसे पढ़ाई को लगता होगा, ये तो वो पढ़ाने वाला और वो बच्चे पढ़ने वाले जानते हैं। हमारा तीसरा फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का शिलान्यास करना शुरू किया। और हमने अब ये भी फैसला किया है, जो पुराना स्कूल है जिसके पास जगह है, वहां भी हम डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत करेंगे। और शिक्षकों को, जो टीचर्स हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का भी सामना न करना पड़े। देखा गया कि आए दिन ट्रांसफर चली रहती है और तकरीबन 5000 टीचर तो पूरा साल भर ही अंडर ट्रांसफर ही रहते हैं। 5-5 दिन की छुट्टी रहती है। हमारी कैबिनेट ने एक फैसला किया कि इस एकेडमिक सेशन तक हम किसी भी टीचर को जब तक जरूरत ना हुई तो हम उसकी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और जो म्यूचुअल करवाने आ रहे हैं उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी की हम ट्रांसफर एकेडमिक सेशन में करने वाले नहीं हैं। नजायज दबाव टीचर पर बिना डाला जाए, इस दृष्टि से हमने ये कार्य किया। फिर देखा गया, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, मिड डे मील तो उनको मिल रहा है, लेकिन पौष्टिकता के आधार पर हम उन्हें क्या दे रहे हैं? आर्थिक तंगी के बावजूद भी जो हमारे बच्चे हैं, जो भविष्य के नेता हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, हमने उन्हें पौष्टिक आहार के रूप में अंडा, अगर कोई अंडा नहीं खाता तो फ्रूट एक साथ में मिलेगा और एक उनको जो प्रोटीन और विटामिन वाली चीजें हैं वो उपलब्ध हिमाचल प्रदेश सरकार अपने खजाने से उपलब्ध करवाएगी, जिसकी शुरुआत अभी हमने शिक्षा मंत्री जी ने और तकनीकी शिक्षा मंत्री जी ने यहां की है। ये बदलाव है। आपने हमारे पहले भाषण से आज तक सुना होगा कि हमें व्यवस्था परिवर्तन से
आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ 2 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। हमने उन स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया। और कोई भी बच्चा, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसकी शिक्षा स्कूल मर्ज और बंद करने के बाद भी वंचित नहीं रहेगी। अगर हमें उसके गाड़ी के किराए के लिए एक भी बच्चे को 15 से 20 हजार रुपया खर्च करना पड़ा कि अगर उस मर्ज स्कूल में उसकी एडमिशन होनी है, तो हम 15 से 20 हजार रुपया एक बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन खर्च करने से भी नहीं घबराएंगे। हम चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूल में पूरे 5 टीचर हों। अगर 5 टीचर होंगे तभी ही आगे हम बढ़ पाएंगे। मैं यहां स्कूल खोल दूं 3 बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए। आपने देखा जब मुझे शिक्षा मंत्री जी ने प्रेजेंटेशन दी, कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हुई और हमने कहा कि एक भी बच्चा अगर उसका स्कूल 5 किलोमीटर के दायरे में आएगा, 20 हजार रुपया भी एक बच्चे की ट्रांसपोर्टेशन पर मुझे खर्च करने की जरूरत होगी तो मैं 20 हजार रुपया भी खर्च करूंगा। हम शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहते, लेकिन हम क्वालिटी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी 20 महीने की पुरानी सरकार है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जहां भी मैं देखता हूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के कॉलेज में फिर यूनिवर्सिटी में गया हूं। मैं देखता हूं कि हमसे एमएलए फंड से पैसे ले लिए जाते हैं और आपने देखा कि ब्रुक बोर्ड के डब्बे की तरह हमें क्लास बना देते हैं। अब ऐसे हमें स्कूल खड़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर स्कूल में बेसिक प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने के लिए जहां डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं, वहां जो अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस 850 स्कूल का हमने नोटिफिकेशन की है, वहां भी हम शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। मैंने देखा कि कई जगह डाक के लिए कई लोग जाते हैं। हम डाक का काम भी, जो डाक का काम करने वाले हमारे आउटसोर्स पर कुछ लोगों को जल्दी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं, ताकि टीचर जो है वो बेसिक एजुकेशन को पढ़ाए। इसके लिए माननीय मंत्री जी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि कहां हमने जो डीसीए जानता हो, कंप्यूटर जानता हो, ऑनलाइन जानता हो, ऐसे लोगों की हम अभी आउटसोर्स पर नियुक्ति करें और बाद में टेस्ट करवाकर आपके साथ परमानेंट नियुक्ति करें। हमारी सरकार इस दृष्टि से भी काम कर रही है। टीचर हमारी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, टीचर हमारी सोच में बदलाव लाते हैं, टीचर हमें प्रेरणा देते हैं कि हमने कैसे आगे बढ़ना। और छोटे बच्चे जब टीचर्स को देखते हैं तो अपने जीवन में कुछ करने की सोचते हैं। इसलिए आप लोगों की बहुत अधिक जिम्मेवारी है। आर्थिक तंगी के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं आने दी है। हमने कहा है कि सबसे पहले समाज के वंचित वर्ग जो है, जो आर्थिक तंगी में जीने वाले परिवार है, 20 महीने में हमारी सरकार ने उन्हें ऊपर उठाने के लिए योजनाएं लाई। अनाथ बच्चे थे, ना मां रही ना पिता रहा, कुछ अनाथ आश्रम में रहते थे, कुछ चाचा जी ताया जी के पास रहते थे। अनाथ बच्चों ने हमसे मांगनी की, कोई डिमांड चार्टर लेकर नहीं आए। हमारी सरकार ने कहा कि इन बच्चों को सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया और आज
वो योजना हमारी पहली धरातल पर आई। उस योजना के तहत आज 6,000 बच्चों को हर महीने जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हो चुके हैं 4,000 रुपया पॉकेट मनी दे रही है, साल का 48,000 रुपया दे रही है। उसकी कोचिंग का खर्चा अगर +2 के बाद वो चंडीगढ़ में कोचिंग लेता है तो जितना कोचिंग का खर्चा और ये हमारी सरकार दे रही है, हॉस्टल का खर्चा हमारी पूरी सरकार दे रही है। कोई अनाथ बच्चा IIT में, नीट में, IIM में कहीं भी सिलेक्ट हो जाता है, हमारी सरकार उसकी पूरी नीट की फीस, उसकी पूरी IIM की फीस जो कि 1-1.5 लाख रुपए साल की है, हॉस्टल की फीस पूरी हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। उसकी पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए 27 साल तक की उम्र में हमारी सरकार दे रही है। किसी भी टीचर को या किसी भी साथ वाले बच्चे को कोई ऐसा लगता है कि उसकी बच्चा जो अपनी माता को खो चुका, अपने पिता को खो चुका है, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च 27 साल की उम्र, 27 साल की उम्र हमने इसलिए तय की है ताकि PhD भी 27 साल की उम्र में हो जाती है। किसी ने PG कर दी है उस उम्र में हो जाती है, हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मैंने ये देखा कि जब दिव्यांग बच्चे हैं, चल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कोई ऐसा एक्सेलेंस स्कूल हमने अभी तक नहीं बनाया। उनके लिए पढ़ाई का कॉलेज भी नहीं बनाया। हमने उन लोगों के लिए इस बजट में, क्योंकि हमारा दायित्व है कि जो लोग आवाज ना उठा सके उनकी आवाज भी हमारी सरकार बने, और हमने इस कार्य को किया। 120 करोड़ की लागत से कंडा घाट में दिव्यांग बच्चों के लिए प्री नर्सरी से लेकर ग्रेजुएट लेवल के कॉलेज का हम निर्माण करने जा रहे हैं। वहां भी शिक्षा के कई पद निकलेंगे। यही नहीं, तीसरा, जो युवा नशे में पड़ गया, गलती से किसी ने नशा कर लिया, उसके खिलाफ तो आने वाले समय में हम पुलिस की सुपर कमांडो फोर्स भर्ती करने जा रहे हैं। 1200 लोगों की भर्ती करने जा रहे हैं ताकि नशे के जो व्यापारी है वो स्पेशल इस फोर्स का काम उनसे निपटने के लिए होगा। लेकिन जब बच्चा नशे में पड़ जाता है उसके लिए किस संस्थान की जरूरत है? हम 150 बीघा में नाहन के, सोलन के साथ लगते इलाके में एक हाई एंड, जिसमें नशा में पड़े हुए बच्चों को पुनः समाज की राह में लाया जा सके, पहला इंस्टीट्यूशन नॉर्दर्न इंडिया का हमारी सरकार बनाने जा रही है। ये वो लोग हैं जो कोई मांग लेकर नहीं आते, कोई डिमांड लेकर नहीं आते। इनके दर्द को हमने समझा है। 15 अगस्त को मैंने देहरा में एक और उन परिवारों के बच्चों को जो अपने पिता को खो चुके हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो एकल नारी, किसी ने बच्चा गोद लिया है या किसी को छोड़ दिया, उनके बच्चों के पास, ऐसी माताओं को, ऐसी बहनों को हमारी सरकार ने इस बजट से उन बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यूनिवर्सिटी में पढ़े, एमफिल करे, PhD करे, पॉलिटेक्निकल में पढ़े, नर्सिंग करे, कुछ भी करे, हिमाचल प्रदेश उनकी सारी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। जहां हॉस्टल होंगे वहां हॉस्टल का फीस का खर्चा देंगे, जहां हॉस्टल नहीं होगा वहां 3,000 रुपया महीना उनको घर के किराए और PG के लिए, सभी विधवा बहनों के बच्चों को, सभी छोड़ी हुई महिलाओं के बच्चों का खर्चा इस साल हिमाचल प्रदेश की सरकार 27 साल की उम्र तक हम उठाएंगे। ये वो लोग हैं जो पढ़ाई से वंचित न रह जाए,
धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ फैसले करने पड़ते हैं, कड़े फैसले भी करने पड़ते हैं जिससे समाज की भलाई। राजनीतिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि मैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गया, रोहित जी 5 साल के लिए शिक्षा मंत्री बन गए, धर्मानी जी बन गए विधायक बन गए और 5 साल अपना समय व्यतीत किया, सरकार बदल गई और अगले 5 साल दूसरी आ गई, फिर 5 साल दूसरी आ गई। राजनीतिक जीवन में पद पर पहुंचने का मतलब ये है कि समाज के सभी वर्ग जो मांग भी ना करते हो उनकी आवाज भी अगर सरकार सुने तो यही हमारी सच्ची सेवा भाव होगी। और समाज कोई एक राजनीतिक लोगों का काम नहीं है, हर आदमी का समाज में जो जिस जगह अपना दायित्व निभा रहा है उसके जिम्मेवारी भी अपने उच्च मूल्यों को स्थापित करके भविष्य की पीढ़ी को हमें वो चीज देनी है ताकि हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में आत्मनिर्भर बन सके और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। हमारी सरकार इस दृष्टि से कार्य करे। आर्थिक तंगी है, 10,000 करोड़ रुपए का आपका एरियर अभी तक नहीं दिया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का 6th पे कमीशन लागू कर दिया गया, राजनीतिक लाभ के लिए एरियर नहीं दिया गया, 50-50 हजार रुपया अकाउंट में डाल दिया गया। ऐसा क्या कारण है कि प्रदेश आज कर्जे पर कर्जा लेकर डूबता जा रहा है? इसका कारण यह है कि सरकारें बनती रही, बदलती रही, बनती रही, लेकिन फैसले लेने से घबराते रहे। साधन संपन्न लोगों को जो 10-10 लाख रुपए इनकम टैक्स देते हैं, आपने बिजली का बिल 0 कर दिया। साधन संपन्न लोगों को जो इनकम टैक्स देते हैं, आपने पानी का बिल 0 कर दिया। हिमकेयर द्वारा आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को इतनी खुली छूट दे दी, उसमें तय करना चाहिए था कि हमें इसका इलाज करवाने के लिए इतने पैसे मिलेंगे। 1,000 करोड़ की लायबिलिटी सरकार पर छोड़कर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। बिना योजना के राजनीतिक लाभ के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हेल्थ सेक्टर को भी आज निचले स्तर पर पहुंचाकर रख दिया है। मैंने मीटिंग की, पाया तो आईजीएमसी में 500 पद खाली है, टांडा में 400 पद खाली है। मैंने कहा अभी तुरंत प्रभाव से ये 500 और 400 पद बनने चाहिए। दो हॉस्पिटल तो हम ठीक रखे और आने वाले 6 महीने के अंदर सभी जगह जहां पीएससी खुली है वहां भी हम डॉक्टर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं और जहां नर्सिस की कमी है उन नर्सिस को भी हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। मैंने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि आप एक पेशेंट को कितना देखते हैं? कहती है मैं एक पेशेंट को 10 घंटे 12 पेशेंट देखने पड़ते हैं। हमने वर्ल्ड के नॉर्म्स को लिया, अब हमने कहा कि एक स्टाफ नर्स 6 पेशेंट्स को देखेगी। डॉक्टर जो 24 घंटे काम पर लगाए रखते हैं उनके भी हमने पद भरने के लिए कहा कि 8 घंटे एक डॉक्टर आराम से पेशेंट को देखे ताकि उसकी बीमारी का सही ढंग से इलाज हो सके। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद भी 7% का डीए आप लोगों को दिए और जो एरियर था बजट से पहले मैंने उसमें भी बराबर का आपको हिस्सा दिया। अभी 15 अगस्त को हमने 75 साल से ऊपर के 28,000 पेंशनर है, 28,000 उन पेंशनर्स का मैंने कहा कि पूरा एरियर बुजुर्गों को देना चाहिए। कई जगह बुजुर्ग के परिवार में कोई पढ़ाई कर रहा हो, सरकारी नौकरी ना हो, उसका खर्चा चले, तो हमने वो भी घोषणा कर दी कि पूरा एरियर। पंजाब 7 में लगता प्रदेश है, डीए तक की अभी उनसे किस्त नहीं दी जा रही, एरियर तक की किस्त नहीं दी जा रही। 7% दिया मेरे समय का, 12% उन्हीं के समय का, बीजेपी के समय का। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं।
कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, आपके एरियर को भी और डीए की किस्त को भी हम आपको तुरंत प्रभाव से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपको हमारा साथ देना है। अगले 6 महीने में हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने लगे हैं, तो आप हमारे साथ खड़े हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर्जे पर कर्जा लेकर हम 9% ब्याज दे रहे हैं, 9% ब्याज दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के हाथ में पैसा है, गांव के किसान के हाथ में पैसा है। हमारी सरकार इस दृष्टि से भी काम कर रही है। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में पिछले साल 20% का सुधार हुआ, जिसके कारण मैंने आपको 7% डीए की किस्त दी, और अब भी सुधार और तेजी से हो रहा है। और अगर ये सुधार होता रहा तो वो खुशखबरी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे आम आदमी को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले। क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर कैंसर का राज्य बनता जा रहा है? पहले नंबर पर नॉर्थ ईस्ट, दूसरे नंबर पर हिमाचल। कारण ये है कि हम अपनी क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने ये सोचा जो आप बना मुफ्त में बांट जाओ, जब तक मेरा राज है मुफ्त में बांट जाओ। लेकिन आप ये नहीं देखते जो हिडन एक्सपेंडिचर आप लोगों का बीमारी के पीछे होता है। जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो पैसे की परवाह नहीं करता कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं। वो हिडन एक्सपेंडिचर जो आपका मेडिकल में होता है, हम उसको भी बचाना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्वालिटी वाला पानी आपको देना पड़ेगा। अगर हम मुफ्त में बांटते रहे, हर चीज मुफ्त में करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि कर्जे पर कर्जे के बाद हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिस पर अभी 1,05,000 रुपए का कर्जा चढ़ा है, ये बढ़कर 2 लाख और 3 लाख ना हो जाए। हमने कुछ फैसले करने हैं और उन फैसलों की दृष्टि से आप लोगों का साथ चाहिए। देंगे भी आप लोग साथ नहीं देंगे? देंगे, हाथ खड़ा करेंगे। दिया भी 6 महीने तो नहीं मान देंगे ना। नहीं, पर ऐसा नहीं है। आप सोचिए, ये आप ही की सरकार है, आप लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, आपके हित के लिए चुनी हुई सरकार है। तो आप लोगों को ये भी मिलेगा और धीरे धीरे आपका एरियर भी मिलेगा। हम उन चुनौतियों से भागने वाले नहीं हैं कि हम अगले वर्ग छोड़ दें। हम अपने बच्चों को भी युवा जो भविष्य की चुनौतियों वाली शिक्षा है, उससे लड़ने की ताकत हम अपने बच्चों में भी देना चाहते हैं। ये हमारा शिक्षा नीति का प्रचार और प्रसार है। आने वाले समय में मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट आने वाले मार्च से पहले हमको दिखने लगा है। शराब की ऑक्शन होती थी, बीजेपी के समय में सिर्फ 160 करोड़ रुपया 1 साल का आता था। हमने शराब की ऑक्शन से 600 करोड़ रुपया 1 साल में लिया, यानी कि दूसरे साल भी 600 करोड़ हुआ है। इनके समय 50% का नुकसान हुआ। इसी तरह और नीतिगत बदलाव है। कुछ और स्कूलों को हम मर्ज करेंगे अभी, और कॉलेज में भी हम कहना चाहते हैं, कॉलेज खोलना आसान है, नोटिफिकेशन कर दो, 2 टीचर रख दो, कॉलेज खुल गया। पर कॉलेज में अगर क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो हम उस युवा को भी धोखा दे रहे हैं जो कॉलेज में पढ़ने आ रहा है। उसे के हाथ में तो हम डिग्री पकड़ा दे रहे हैं, लेकिन उसके आत्मविश्वास को हम कमजोर कर रहे हैं। तो हमें कॉलेज की भी रैशनलाइजेशन की जरूरत है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़े गौर से इन चीजों को देख रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में भी हम काफी सुधार कर रहे हैं। हमने मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने पॉलिटेक्निकल में स्टार्ट किया है। धर्मानी जी तो खुद
NIT से पढ़े हैं, हमीरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, वहां से पढ़े हैं। तो युवाओं को किस प्रकार की भविष्य की शिक्षा तकनीकी में होनी चाहिए, धर्मानी जी उस पर भी कार्य कर रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। ये सरकार तभी प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकती है जब समाज के सभी वर्गों का और सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनका सहयोग चाहिए। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। अगर भारत सरकार हमारा 9,000 करोड़ रुपया आज रिलीज कर दे, जिसमें आपका अंशदान भी है 4,500 करोड़, जो 12% आपका अंशदान करता है वो भी है, जो हमारा 13% है वो भी है, तो DA क्या आपका AOA भी पूरा दे देंगे। लेकिन वो मुझे पता है वो राजनीति करेंगे, उसकी लड़ाई आप भी लड़िए हमारे साथ मिलकर कि हमारा पैसा है। जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी तो उसको कुंडली मारकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें दीजिए। तो ये सारी चीजें जहां विकास में लगेगी वहां AOA में भी लगेगी, DA में भी लगेगी और शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने में लगेगी। यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूं और प्यारे बच्चों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भविष्य की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और खासकर टीचर से भी कहना चाहूंगा, हमारे समय तो कान भी पकड़ लेते थे, आजकल कान पकड़ने का रिवाज चला गया, डंडे मारने का भी रिवाज चला गया। तब यूं हाथ खड़ा करते थे ना, यूं खींचते थे, अब तो वो रिवाज चला गया। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा अगर डांट डपट भी लगानी पड़े तो उसमें टीचर को हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर सके। यही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे अगर शिक्षक के पास होते हैं तो जब वो स्कूल में होते हैं तो वही उनके पेरेंट्स हैं। बच्चों के पेरेंट्स टीचर ही होते हैं, जब वो घर में होते हैं तो वो उनके पेरेंट्स हैं। तो अगर थोड़ा डांट डपट लगाकर पढ़ाने में थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन में सुधार हो तो उसमें थोड़ा हिचकिचाना नहीं चाहिए। सरकार आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।